English essay says that candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. अंडरस्टैंडिंग है पर्पस क्लास का, इंग्लिश ऐसे की अंडरस्टैंडिंग. तो जो एग्जामिनर है या जो एफपीएससी है वो कहते हैं कि कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी कि वो एक टॉपिक के ऊपर 9 to 10 टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक के ऊपर रिफ्लेक्ट करें कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज. अब कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का क्या मतलब है? कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का मतलब है कि वो जो 9 to 10 टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं, आप उनमें से एक टॉपिक चूज करें और आप उसकी डिफरेंट साइड्स पे रिफ्लेक्ट करें. मतलब कि आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उसके डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच कर सके, उन पे बात कर सके. दूसरी चीज है रिसर्च बेस्ड नॉलेज. अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि बहुत से लोग होंगे आप में से या बहुत से एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने एमफिल किया होगा या जिन्होंने इवन बैचलर्स में भी रिसर्च की होगी, तो वो सोचते होंगे कि ये रिसर्च बेस्ड नॉलेज सिटिंग इन अ रूम in 3 hours where you have no access to internet, आपने एक research based essay लिखना है, which means that your essay should be backed by knowledge, by facts and figures, by statistics, by theories. ठीक है? research based knowledge का मतलब है कि आपको एक टॉपिक को सिर्फ शैलो तरीके से या हॉलो तरीके से डील नहीं करना, आपने उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइक फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स और एक रिसर्च बेस्ड नॉलेज शो करना. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. एक बहुत रिकरिंग थीम है ये सारे एसेस के अंदर. मैं बेसिकली मेरी कोशिश होगी कि मैं 2016 to 2021 के एसेस पे ज्यादा फोकस करूं. सो उनमें भी अगर मैं देखूं तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत रिकरिंग थीम है. अब ग्लोबलाइजेशन का जब ऐसे आएगा वो डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है. जरूरी नहीं है कि उसकी जो टॉपिक है उसके ऊपर उन्होंने लिखा हो कि ये ग्लोबलाइजेशन है. ठीक है, वो डिफरेंट तरीके से भी एग्जामिनर पूछ सकता है. बट इस थीम को डील करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट राइटर्स हैं. फॉर इंस्टेंस एक बुक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेंट्स बाय जोसेफ स्टिग्लिट्ज. एक बुक है द वर्ल्ड इज फ्लैट बाय थॉमस फ्रीडमैन. आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इनकी ये थ्योरीज हैं या मेजर थ्योरीज जो ग्लोबलाइजेशन में चल रही है. जैसे कि एक बहुत कॉन्सेप्ट है नॉर्थ साउथ डिवाइड का. सो यू शुड नो कि अच्छा ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड क्या है. या इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है एक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा मल्टीलैटरलिज्म खत्म हो रही है. सो आपको इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए. सिंपल आपको इस तरह का नॉलेज नहीं चाहिए कि हाँ ग्लोबलाइजेशन हो गई उससे लड़ाइयां बढ़ गई, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट से जो है लोगों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई, इंफॉर्मेशन गुड भी है इंफॉर्मेशन बैड भी है. नो, दिस इज नॉट व्हाट द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर. एक और आपको एग्जांपल देती हूँ. टैक्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप पीछे देखें कि इकोनॉमी के ऊपर अक्सर फॉरेन एड या टैक्स पे क्वेश्चन आ जाएगा. वो कहेंगे अच्छा पाकिस्तान के टैक्स कल्चर में क्या मसला है या पाकिस्तान के टैक्स कल्चर को किस तरह इंप्रूव करें. ठीक है, अब आप सब क्योंकि बिकॉज ऑल ऑफ यू आर एस्पायरिंग टू अपेयर फॉर सीएसएस, तो आई यू डेफिनेटली आई एम श्योर आप सब एडिटोरियल्स पढ़ते होंगे. जब आप एडिटोरियल्स पढ़ते होंगे उनके अंदर 5-6 चीजें आती होंगी. हाँ पाकिस्तान के अंदर टैक्स कल्चर में ये मसले हैं, रेड टेपिज्म है, आपकी कलेक्शन सही नहीं हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ जो भी आर्टिकल्स में आते हैं. बट आपने 2500 से 3000 वर्ड का रिसर्च बेस्ड नॉलेज ऐसे लिखना है. आप अपनी कोई भी कमेंट या आप अपनी कोई भी स्टेटमेंट फैक्ट्स या स्टेटिस्टिक्स को बैक किए बगैर नहीं दे सकते. फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कि पाकिस्तान हैज वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स कलेक्शन. उसको आप कहेंगे इट इज एविडेंट बाय द फैक्ट दैट पाकिस्तान हैज वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियोज. फिर आपको पता होनी चाहिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितनी है. फिर आप जाएंगे प्रॉब्लम्स की तरफ कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स क्या हैं. बहुत से एस्पिरेंट्स ये लिखेंगे कि हाँ पाकिस्तान में कलेक्शन सही नहीं होती, हमारा सिस्टम ठीक नहीं है. बट देन यू ऑल्सो हैव टू गो डीपर इनटू द प्रॉब्लम ऑफ द सब्जेक्ट. फॉर इंस्टेंस कि अगर आप टैक्सेशन पे बात कर रहे हैं, यू शुड नो what direct and indirect taxation is. पाकिस्तान का रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेशन से कितना आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से कितना आ रहा है. मैं आपको अभी तो हम बिल्कुल एक डिस्कशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि व्हाट द एसे इज अबाउट, रिसर्च बेस्ड नॉलेज का क्या मतलब है. तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रही, बट जस्ट आपको बताने के लिए ये बता रही हूँ कि जैसे फॉर इंस्टेंस के टैक्सेशन के ऊपर बहुत सी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मेजर रेवेन्यू कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्सेशन से होती है. इनडायरेक्ट टैक्सेशन से अगर होती है
तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं? इट्स बेसिकली रिग्रेसिव इन नेचर, सो यू हैव टू नो व्हाट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज एंड व्हाट रिग्रेसिव टैक्सेशन इज. ठीक है, तो इस तरह का रिसर्च बेस्ड नॉलेज, और बाकी कंट्रीज जिन्होंने इंप्रूव किया है उनका क्या सिस्टम है टैक्सेशन का. सो यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज. डायरेक्ट टैक्सेशन है तो डायरेक्ट टैक्सेशन में विद होल्डिंग टैक्स है. विद होल्डिंग टैक्स का क्या मतलब है? ठीक है, तो इस तरह की चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए. बेसिकली जो मैंने खुद देखा है, जो मेरी अपनी एनालिसिस है या ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स का नॉलेज जो है वो बहुत शैलो होता है. बहुत मतलब वो ऊपर ऊपर से चीजें लिख देते हैं, चीजों की उनको डेप्थ नहीं पता होती. सो इस क्लास का एम ये है कि हम 8 जो थीम्स लेंगे, आई विल एक्सप्लेन कि अच्छा इनके ये थ्योरीज हैं, इनको हमने इस तरह डेप्थ में देखना है, एंड देन यू पीपल विल डिसाइड कि हमने ये हमारा राइटिंग स्टाइल है, हमने इस तरह उस पे ऐसे लिखना है. मेरा काम ये होगा कि आपको बताना कि इसको इस एस्पेक्ट से आपने देखना है और ये इसका स्टाइल है, इस तरह आपने स्टाइल को अटेम्प्ट करना है. सो कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज को मैं सम अप करती हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स टच करने हैं एक ऐसे के एरिया के, और रिसर्च बेस्ड नॉलेज का मतलब है कि आपके पास उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें फैक्ट्स हों, फिगर्स हों, स्टेटिस्टिक्स हों, राइटर्स के नाम हो, और आपको थोड़ा सा उस पर थ्योरेटिकल नॉलेज हो. ठीक है, आगे जी, कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग विल बी एग्जामिन्ड. अब आर्टिकुलेशन क्या है? आर्टिकुलेशन का मतलब है कि क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ राइटिंग. क्लैरिटी ऑफ राइटिंग कहाँ से आएगी? क्लैरिटी ऑफ राइटिंग आएगी क्लैरिटी ऑफ थॉट से. आप देखें ये जो वर्ड उन्होंने यूज किया ना आर्टिकुलेशन का, ये आप कह लें कि उसने एफपीएससी ने या एग्जामिनर ने भी बड़ा सोच के यूज किया है आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन बेसिकली मीन्स कि जो स्टूडेंट है या जो एस्पिरेंट है वो अपने माइंड में कितना क्लियर है अपने एसे के टॉपिक को लेके. जितना उसके माइंड में क्लैरिटी होगी वो क्या अटेम्प्ट करना चाह रहा है, वो क्या आर्ग्यूमेंट देना चाह रहा है, वो क्या स्टांस लेता जा रहा है, उतनी ही क्लैरिटी उसके पेपर पे आएगी. सो ये क्लैरिटी किस तरह आएगी? ये क्लैरिटी आएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट से. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट कैसे बनेगी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट बनेगी जब आपके पास किसी भी चीज का नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि आपने उसको कैसे टैकल करना है, और आपने प्रैक्टिस की होगी. सो अगेन कमिंग टू आवर फर्दर क्लासेस, what we will try to develop articulation in your essays. Articulation is clarity of your thought which will be depicted in your writing. Second चीज है expression. Now अब मुझे ये बड़ी मजे की चीज लगती है कि जब हम बात कर रहे होते हैं, अक्सर कर रहे होते हैं कि इंग्लिश एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए आपके, बट द क्वेश्चन इज कि कोई ये नहीं बताता कि एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है. एक्सप्रेशन का मतलब है आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो कितनी मीनिंगफुल है, उसके पीछे कितनी थॉट है, वो कितनी रैशनल है, वो कितनी लॉजिकल है, वो कितनी ऑर्डर में है, कितनी सेट हो रही है आपकी पूरी आर्ग्यूमेंट के साथ. बेसिकली एक्सप्रेशन इज प्रेजेंटेशन ऑफ योर आइडिया, प्रेजेंटेशन ऑफ योर आइडिया विच इज लॉजिकल, रैशनल, थॉटफुल एंड विच अपील्स टू द रीडर. मतलब रीडर को वो कितनी समझ आ रही है, दैट इज बेसिकली व्हाट योर एक्सप्रेशन इज. सो अगर आप देखें कि आर्टिकुलेशन और एक्सप्रेशन जो है ये दो चीजें ये लिंक्ड है आपस में. क्लैरिटी और एक्सप्रेशन, जितनी आपकी बेहतर क्लैरिटी होगी थॉट की, उतने ही बेहतर एक्सप्रेशन से आप काम कर सकेंगे. सो ये बिल्कुल मैंने सिलेबस ऑफ इंग्लिश ऐसे जो है ये मैंने एफपीएससी के सिलेबस से उठाया है. मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर हैं. यू आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट comprehensive and research based knowledge on a selected topic. 9-10 टॉपिक्स जितने भी हैं उनमें से एक टॉपिक जिसको आप डिफरेंट एस्पेक्ट से डील कर सके, जिसके बारे में आपके पास नॉलेज हो, research based knowledge हो, that not shallow knowledge but deeper knowledge, knowledge based on theory, knowledge based on facts and figures, accurate information, statistics. इसके बाद क्या है? Articulation of the style. Articulation is clarity. Expression is how you're going to present your ideas. देखिए expression को बहुत दफा हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं vocabulary से. एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी बहुत फैंसी vocabulary हो, आप jargon यूज करें.
I don't know if you guys are going to believe me or not. मैंने 2 दफा CSS का एग्जाम दिया and there is nothing to brag about it. You know, like God has been very kind. But मेरी vocabulary एक बिल्कुल ही normal vocabulary है. I do not use fancy words. Maybe I might know them, but जब आप वो 3 घंटे में कर रहे होते हैं ना, आपको थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि मैं कहीं wrong use ना कर दूं उस vocabulary का, या ये जो मुझे word पता है, जो ये difficult word मुझे आता है, कहीं मैं इसको wrongly use ना करूं. Expression का मतलब है कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपने idea को present करना है. इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज करनी है. इसमें मैं ये भी नहीं कह रही कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होनी चाहिए. You should have good vocabulary. You should, but like it shouldn't be जैसा शशि तरूर की जो vocabulary है, you don't need to have that. या वो जो 20 GRE के words आ जाते हैं या 20 words की vocabulary होती है pressing and composition में, you don't need to know those words. एक normal अच्छी English का आपका स्टाइल होना चाहिए जैसे आप पढ़ते हैं editorials में. सो एक्सप्रेशन में ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश यूज करने की जरूरत है, बट इसमें ये जरूर सोचने की जरूरत है कि मैं जो भी पॉइंट दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो अगले रीडर को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगला रीडर उस पर कन्विंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो अपील कर रहा है रीडर को कि नहीं कर रहा, विच मीन्स कि आपकी जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है वो क्लियर है कि नहीं है. कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश एसे. टेक्निकल ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब है कि ऐसे की टाइप्स होती हैं. ऐसे की मेन 4 टाइप्स हैं. देयर इज अ नैरेटिव ऐसे, देयर इज अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, देयर इज एन एक्सपोजिटरी ऐसे एंड देन देयर इज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे. आपका काम है कि जब आप वो टॉपिक्स देखें आप वो आइडेंटिफाई कर लें कि ये कौन सा ऐसे है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये ना हो कि ये एक एक्सपोजिटरी ऐसे है और आप उसको आर्गुमेंटेशन में ले जाएं. ये एक आर्गुमेंटेशन ऐसे है, आर्गुमेंटेटिव है, परसुएड करना है आपने रीडर को टू अग्री ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, और आप उसको एक्सपोजिशन पे ले जाएं. वहां पे टोटल 0 है. रोज चेक ही नहीं करेगा एग्जामिनर, या चलो चेक भी कर लेगा तो यू नो लाइक योर टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल इज रॉन्ग, तो फिर वो कहेगा कि मतलब दिस इज नॉट वर्किंग, मतलब आपको समझ ही नहीं आई कि आपने किस तरह अटेम्प्ट करना था.